आज हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। पहले है मानव नेत्र की संरचना। तो नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें हमारी आँखों के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है और तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल रेटिना के एक सतह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आँखों में पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल रेटिना प्रकाश की सुग्राही कोशिका द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है और हम संबंधित वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। या हमारा जो है पिक्चर दिखाया हुआ है, इसमें यह पश्चिमावी पेशियाँ है, यह क्रिस्टलीय लेंस है यहाँ पे, और ये नेत्र है, ये पुतली है, और यह परितारिका है, और यह स्वच्छ मंडल, और यह कच्चा द्रव्य, और यह दृक् तंत्रिका या दृष्टिपटल। आगे है स्पष्ट दृष्टि। स्पष्ट दृष्टि का दूरी बिंदु अनंत तथा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात कोई व्यक्ति अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है तो उसका नेत्र स्वस्थ है। दूर स्तर वस्तुओं को देखते समय नेत्र की पश्चिमावी सिलियरी पेशियाँ शिथिल आराम की स्थिति में होती है तथा नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डालती है। अतः इस प्रकार अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है तथा अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब रेटिना से दूर होने लगता है। अब पश्चिमावी सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ कर लेंस पर दबाव बनाती है जिससे कि लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने लगता है। पश्चिमावी सिलियरी पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित करती है कि अंतिम प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बने। नेत्र की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आगे हमारा समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है समंजन क्षमता कहलाती है। दृष्टि दोष कभी कभी नेत्र के समंजन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्यतः अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं। अगला है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो यदि कोई व्यक्ति अनंत 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है तो इससे निकट दृष्टि दोष कहा जा सकता है। इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का दूरी कम अनंत से खिसक कर व्यक्ति के निकट आ जाती है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अथवा नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे हम दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट दूरी का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आयु वृद्धि के कारक पश्चिमावी सिलियरी पेशियाँ कमजोर हो जाते हैं तथा नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाती है तथा व्यक्ति का निकट बिंदु दूरी खिसक जाता है। इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आगे है प्रिज्म। 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतहों से मिलकर बने कांच का पारदर्शी टुकड़ों प्रिज्म होता है। 2 आयताकार पार्श्व फलकों के बीच कोनों को प्रिज्म कोण कहते हैं। आगे प्रिज्म से
प्रकार का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो दो घटनाएं साथ साथ होती है। पहला प्रकाश का विचलन, दूसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। पहला प्रकाश का विचलन चित्रानुसार जब हम प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखाया गया है पिक्चर। अगला है विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच के कोणों को विचलन कोण कहते हैं। अगला है वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अवयवी रंगों के इस क्रम में को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे हमारा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं, जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम बैजानी पिनालह यानी के अनुसार होता है। इसमें यह पिक्चर दिखाया हुआ है हमारा। आगे है विक्षेपण का कारण। तो अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होने के कारण प्रिज्म को अलग अलग रंग अलग अलग दिशा में निर्गत होता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात जल बूंदों में दिखने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल बूंदों सूर्य के प्रकाश के लिए प्रिज्म का कार्य करती है तथा इनके द्वारा सूर्य प्रकाश के विक्षेपण हो जाती है। बूंदों द्वारा विक्षेपित प्रकाश के वर्ण रंग अलग अलग दिशा में निर्गत होता है तथा स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यह हमें तभी दिखाई देता है जबकि सूर्य हमारे बिल्कुल विपरीत हो, अतः इंद्रधनुष केवल सुबह या शाम के समय ही दिखाई देता हो। इंद्रधनुष सुबह पश्चिम दिशा तथा शाम के पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कभी कभी सूर्य हमारे पीठ की ओर होता है तो किसी जल के फावरे में भी इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। हम जानते हैं कि वायु के गर्म या ठंडे होने के कारण वायुमंडल घनत्व बदल जाता है। प्रकाश की किरणें जब अलग अलग घनत्व वाले वायु के माध्यम से गुजरती है तो अपवर्तन के किरण निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है। आपने कभी आग या भट्टी के पीछे के दृश्य को हिलाते या झिलमिलाते हुए देखा भी होगा। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण प्रकृति में कई परिघटनाएं दिखाई देती है। कुछ घटनाएं की व्याख्या निम्नानुसार है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारों बहुत दूर होते हैं अतः ये प्रकाश की बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा बदलती रहती है तथा तारों से आने वाले प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है तथा आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इसके कारण तारे कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के निकट है अतः इसे विस्तृत प्रकाश स्रोत माना जा सकता है। अतः वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं है अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। आगे हमारा अग्रिम सूर्य तथा विलंबित सूर्य। तो चित्रानुसार वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश विचलित हो जाता है तथा सूर्य की आभासी स्थित वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी प्रतिबिंब होती है। इस कारण हमें वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसी कारण सूर्यास्त के समय भी सूर्य देर तक दिखाई देती है। आगे हमारा है
प्रकीर्णन तथा टिंडल प्रभाव। धुंधले प्रदर्शन को कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब हम गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतःकिरण कारक मार्ग से विसरित हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग सदृश्य होकर प्रकाश पुंज के भांति दिखाई देती है। लगता है कि इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश के रंग प्रकीर्णन करने वाले कण के आकार पर निर्भर करता है। छोटे कण नीले रंग को अधिक प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े कण से संपूर्ण श्वेत प्रकाश प्रकीर्णन होता है। इसलिए स्वच्छ आकार का रंग नीला होता है, जबकि जल वाष्प युक्त आकार श्वेत दिखाई देती है। आगे हमारा ये चैप्टर का हमारा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, पहले हम उसे देखेंगे। तो हमारा प्रश्न पहला है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण है हमारा इंद्रधनुष बनने का कारण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, तो जल में प्रकाश का परावर्तन के कारण। आगे है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। तो प्रिज्म कोण कहलाते हैं। आगे हमारा है, वर्ण विक्षेपण होता है तो या प्रिज्म में होता है। आगे हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। दूसरा हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तीसरा हमारा, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस गोलक का छोटा हो जाना। अगला, आँख के रंगहीन भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और छठा हमारा, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। और मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्र दान में दान किया जा सकता है। और छठा है, आँखों के बीच के छिद्र को हम पुतली कहते हैं। आगे है, सही मिलान करें। तो और यहाँ दिया हुआ है, सही जोड़े बनाएं। तो पहला हमारा नेत्र दोष, तो इसका हो जाएगा नेत्र दोष। तब कम प्रकाश में धुंधला दिखना। आगे हमारा टिंडल प्रभाव, तो इसका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। इसमें दिया हुआ आकाश का नीला रंग। तीसरा हमारा क्या है, आकाश का नीला रंग, तो हो जाएगा पहला नेत्र दोष, तो इसका हो जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। दूसरा है टिंडल प्रभाव, तो इसका हो जाएगा हमारा टिंडल प्रभाव घने जंगल में बिताने में सूर्य प्रकाश को गुजारना। और तीसरा है आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। और चौथा है तारों का टिमटिमाना, तो यह वायुमंडलीय अपवर्तनांक है। और पांचवा है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो यह हमारा हो जाएगा इंद्रधनुष। आगे है, लघुत्तरीय प्रश्न है दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश के नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा, वायुमंडलीय अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आगे है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं।
आगे है पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतरता अपवर्तित होता जाता है। इसलिए तारे आभासी स्थिति बदलती रहती है और इसलिए वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो यहाँ हमारा प्रिज्म का पिक्चर है और यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दूसरे प्रिज्म के आकार में से शीर्ष की ओर रंगों का क्रम निम्नानुसार होता है, जैसे कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आगे टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताएं। तो इसका उत्तर होगा जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने का परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे हमारा दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट से नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधला हो जाता है, इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः या 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा निकट दृष्टि दोष या जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। आगे हमारा है 8वां क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया किस प्रकार के दृष्टि दोष से इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष में कई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख तो सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्तियों के दूर बिंदु अनंत होता है, मतलब उसका दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है और इस प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है और इस दोष किसी उपयुक्त क्षमता में अपसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आगे हमारा है दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष का निवारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दूरदृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति निकट वस्तु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है और इस प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है और इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता को अभिसारी उत्तल लेंस के उपयोग के द्वारा संशोधित किया जाता है। आगे हमारा दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के नियमों का कारण या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आगे 10वां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से मायोपिया के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर होगा
आगे है और जरा दृष्टि दोष क्या है और इस दोष के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव की समंजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाती है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इन्हें हम पास में वस्तुओं आराम से देखने में कठिनाई होती है और यह दोष पश्चिमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे हम द्विफोकसीय लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है।